हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि मैंने रेंज एनालिसिस करा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी उस वीडियो को वॉच कर लिया होगा, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूं। तो आज साथियों हम आज आप लोगों के लिए सैलेंट्स फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेकर के आया हूं और आज हम सैलेंट्स फीचर को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम फीचर की बात करेंगे दोस्तों, तो फीचर में हम तमाम चीजों को देखने वाले हैं कि क्या जो भारत का संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा है कि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा है। हर एक चीज को यहाँ पे हम डिटेल वे में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो साथियों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक पॉइंट पे आप नजर बना करके रखिए। आपका जो सैलेंट्स फीचर होता है, जिसको हम लोग बेसिक फीचर कहते हैं, जिसको हम लोग की पॉइंट्स कहते हैं, सभी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसी सैलेंट्स फीचर की हम बात करते हैं। सैलेंट्स फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखिए पहले हम इसके माध्यम से बताएंगे, ये जो मैं लेकर के आया हूं पीडीएफ, इसके बाद से अभी हम पीपीटी के माध्यम से भी आपको चीजों को क्लियर करने वाले हैं कि किस चीज को हम लोगों ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अब देखिए साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ यूनिक एंड इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट थ्रू बारो फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा भारत का संविधान है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह की पोथी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। हम लोगों ने संसार से मीन्स की वर्ल्ड में जितने भी अच्छे अच्छे संविधान बने थे, उनके अच्छी चीजों को हम लोगों ने क्या किया, बाय द टाइम बिंग हमने अडॉप्ट करने का काम किया। ये कौन बता रहा है साथियों? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर हम सैलेंट्स फीचर की बात करते हैं तो सैलेंट फीचर यही कह रहा है कि जो हमारा भारत का संविधान बना है, हमने विभिन्न देशों के संविधान से अडॉप्ट किया है। आगे देखिए क्या कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सेवरल सैलेंट्स फीचर। अगर हम सैलेंट्स फीचर की बात करते हैं तो हमारे पास सेवरल सैलेंट्स फीचर्स हमको देखने के लिए मिलेगा। बस आप लोग धैर्य बना करके रखे रहिए, इस वीडियो के अंत तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या सैलेंट्स फीचर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। देखिए दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज, जो कि हम लोगों ने अदर कंट्री से अडॉप्ट किया है। इट शुड बी noted at the outset of the number of original feature of the constitution as adopted in 1949 have undergone a substantial changes on account of the several amendment, particularly जैसे कि अगर हम amendment की बात करते हैं तो हमको सबसे बड़ा अमेंडमेंट 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है, फिर 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं साथियों, तो उसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि पूरे के पूरे संविधान को कहीं ना कहीं छेड़ने का काम किया गया था। और यह संविधान संशोधन इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, और उसी की बात यहां पे की जा रही है। 7th के बाद से डायरेक्ट आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसकी चर्चा यहां पे कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th, 97, 101। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हो चुका है वो 105 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया जा चुका है। तो आपको एक ये भी फीचर इसी के साथ साथ पता चल रहा होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है वो कितना रिजिड है या कितना फ्लेक्सिबल है। अभी हम दोनों चीजों को यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा अमेंडमेंट करने का पावर है वो कितना पावर है भारत के संसद को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। क्या उसमें हमको रिजिडिटी देखने के लिए मिलता है या फिर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये देखिए कहा जा रहा है जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में 42nd अमेंडमेंट को किया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया था साथियों, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया था, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे अच्छे प्रोविजन को उलटफेर कर दिया गया था, उसमें चेंजेस कर दिए गए थे, इसीलिए इसका नाम नया नाम दिया गया था
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पिताजी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाया था। अगर हम पिताजी की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। लेकिन जब हम लेडी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, लेडी प्राइम मिनिस्टर मीन्स की इंदिरा गांधी साहब की अगर हम बात करते हैं, मैडम की बात करते हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा अमेंड किया गया था। और ये अमेंड इतना बड़ा था जो कि 1976 में किया गया था और इसका नाम क्या दिया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में ये किया गया था। ये बात भी आपको जानना पड़ेगा। ड्यू टू द इंपॉर्टेंस एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इन इट द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि वेरियस पार्ट्स में इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा ही अमेंडमेंट करवा दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट की अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ हमारे पास एक केस लॉ आता है और ये केस लॉ भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। और इस केस लॉ का नाम क्या है साथियों, तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस केस का नाम है। क्या नाम है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस जजमेंट का नाम है, जो कि 24 अप्रैल 1973 का इसका जजमेंट आया था। जी हाँ साथियों, इसी जजमेंट की हम बात कर रहे हैं और इस जजमेंट ने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर हमको डिफाइन करने का काम किया था। क्या डिफाइन करने का काम किया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर। जब ये जजमेंट पास किया गया साथियों 24 अप्रैल 1973 को, तो 24 अप्रैल 1973 को साथियों दो इंपॉर्टेंट काम हुआ था। आप कहेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो मैं आपसे यहां पे बताना चाहूंगा। अगर हम डेट को लेते हैं 24 अप्रैल 1973 को, तो 24 अप्रैल 1973 यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। 24 अप्रैल 1973 की हम बात कर रहे हैं, एक ये डेट हो गया और फिर एक 24 अप्रैल, क्या है साथियों, एक 24 अप्रैल फिर 1973 मींस की 1973 की बात कर रहे हैं। ये दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसी के साथ साथ एक और हम 24 अप्रैल लिख दें तो वो भी गलती नहीं होगा। क्या लिख देते हैं, 24 अप्रैल एक बार और लिख देते हैं। अब देखिए इन तीनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। अब आप कहेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है, तो ये जो 24 अप्रैल 1973 है साथियों, ये तो जजमेंट का डेट है। किसके जजमेंट का डेट है, तो ये जो केस लॉ आपको दिख रहा है केशवानंदा भारती, ये यहाँ पे जो केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका जजमेंट आया था कितने तारीख को, 24 अप्रैल 1973 को। अगर आप कहेंगे कि ये फिर मैंने 24 अप्रैल 1973 किस लिए लिखा है, तो ये मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के दुनिया में। अब आप समझ ही चुके होंगे कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं। उनका भी जन्म कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1973 को भी उनका जन्म हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। साथ ही साथ 24 अप्रैल को ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर साल पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो एक डेट आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ 24 अप्रैल की हम बात करते हैं, ईयर इसमें अलग ईयर है पंचायती राज दिवस का, लेकिन ये डेट और ईयर दोनों का दोनों सेम है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया था और इस जजमेंट ने पूरे के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस को हमको बताने का काम किया। कहा कि पार्लियामेंट आप माई बाप हो, आप जो चेंज करना चाहते हो संविधान में वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने कहा कि बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा रहने दीजिए, जब जब समय आएगा तब तब हम बताएंगे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे बन रहा है। अगर हम केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात कर रहे हैं, तो आगे हम देखिए अगर हम सैलेंट्स फीचर की बात करते हैं, तो सैलेंट्स फीचर क्या क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। बस आप धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए, पूरा का पूरा यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करके जाऊंगा और अभी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी चीजों को दिखाने वाला हूं कि क्या क्या सैलेंट्स फीचर में आते हैं, जिसकी आप डायरेक्ट वहां पे अपने एग्जामिनेशन में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे कर है द सैलेंट्स फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टैंड टुडे आर एस फॉलो। जैसे कि कर है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में। अगर किसी का संविधान सबसे बड़ा है तो है भारत का संविधान, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। करे कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन।
like the British Constitution, the Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world। ये चीज आप देखिए कि जो भारत का संविधान है साथियों, वो संसार में सबसे बड़ा संविधान है। और कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। इसको लिखा गया है, हैंड रिटेन से इसको क्या किया गया था? लिखा गया था। और उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। हम हर एक फीचर्स को आपके सामने यहाँ पे बताते हुए चलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ऐसे प्रोविजंस को हम नहीं छोड़ेंगे साथियों जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, हर एक चीज को यहाँ पे मैं आपके सामने क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस लिए ये बड़ा हो गया है। अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान इतना बल्कि किस लिए हो गया है, कैसे हो गया है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स जरूरी हैं साथियों जो कि आपको जानने की आवश्यकता होती है। वेरी कंप्रेहेंसिव और इलेबरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, जो हमारा भारत का संविधान है ये बहुत ही कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट है और बहुत ही एलिबरेट करके इसको लिखने का, इसको समझाने का काम किया गया है। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि जब हमारा भारत का संविधान का निर्माण किया गया था उस समय टोटल नंबर ऑफ, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो टोटल 395 आर्टिकल इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज में 395 आर्टिकल थे। अगर हम शेड्यूल्स की बात करते हैं, जिसको आप शेड्यूल्स कहते हैं, स्केड्यूल्स कहते हैं, तो 8 स्केड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे। और अगर भाग की बात करते हैं तो 22 भाग आपको देखने के लिए मिल रहे थे। कब? 1949 के समय और 1950s के समय जब हमारे भारत के संविधान को बनाया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस समय वो डाटा बदल चुका है। इस समय कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए हैं? तो साथियों इस समय लगभग 450 मीन्स की 470-75 के करीब आपके आर्टिकल्स हो गए हैं। अगर हम स्केड्यूल्स की बात करते हैं तो स्केड्यूल आपका इनिशियल स्टेज में 8 था, लेकिन अब बढ़ करके आपका स्केड्यूल 12 हो गया है। और भाग की बात करते हैं तो भाग भी आपका 24 से 25 आपका भाग हो चुका है। लेकिन आपको आपके एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ओरिजिनली वाला ही आप अपने एग्जामिनेशन में मार्क करेंगे, ओरिजिनल वाला ही बताएंगे। लेकिन स्केड्यूल के टाइम में आप स्केड्यूल नंबर 12 ही बताएंगे। अभी मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं। आप देखिए कह रहा है ओरिजिनली 1949 की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रियम्बल, आपको एक प्रियम्बल भी देखने के लिए मिलता है भारत के संविधान में, जो कि इनिशियली डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम क्या दिया गया था? बाद में उसी का नाम प्रियम्बल दे दिया गया था, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में पूरे संविधान का दर्शन हमको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारे भारत के संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, एक हमको टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है। तो सबसे तो पहले आपको एक प्रियम्बल देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ 395 आर्टिकल, जो कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इनिशियल स्टेज में आपको टोटल 395 आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल रहा था। साथ ही साथ कह रहा है डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, और कितने पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिल रहा था? 395 आर्टिकल 22 भाग में आपको देखने के लिए मिल रहा था। और मैंने अभी बताया था कि स्केड्यूल भी थे, तो कितने स्केड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे? तो 8 स्केड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे। ये ओरिजिनल स्थिति थी जब हमारा भारत का संविधान बनाया गया था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, 2019 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहा है प्रेजेंटली 2019 इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल एज इट इज है। जितना आपके एग्जामिनेशन में, जितना आपके टाइम ओरिजिनली था, वही प्रियम्बल अभी भी है, लेकिन उसमें अमेंड कर करके, कब अमेंड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, और सिर्फ एक बार अमेंड करके उसमें वर्ड्स को ऐड किया गया था। अभी हम वो भी चीजें बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो। देखिए कह रहा है अबाउट 470 आर्टिकल, लगभग 470 आर्टिकल हो गए हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो आप देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है 470, तो ये 2019 के अकॉर्डिंग बता रहा है साथियों। लगभग 2019 के बाद अगर हम डाटा देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लगभग 470 आर्टिकल हो गए हैं, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है, तो आप यहां पर देखेंगे कि 25 पार्ट्स में। और अगर स्केड्यूल्स की बात करते हैं तो 12 नंबर ऑफ 12 स्केड्यूल्स में
इस समय हमारे भारत के संविधान को डिवाइड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बल्कि हमारे भारत का संविधान है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है साथियों, इसीलिए कहा जा रहा है यहां पे जब हम सिलेंड्स फीचर की बात करते हैं तो जो भारत का संविधान है एक तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरे में क्या है, सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा हमारे भारत का संविधान हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इतना बल्कि और इतना बड़ा संविधान लिखने की भारत को आवश्यकता क्या थी, तो मैं आवश्यकता भी आपके सामने यहां पे बताने वाला हूं कि क्या क्या आवश्यकता थी। यहां पे पहली जो आवश्यकता आपको दिख रही है साथियों, वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। क्योंकि भारत में आप पूरब से लेकर के पश्चिम तक देख लीजिए, पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण हर प्रकार के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। तो सभी के लिए यहां पे प्रोविजंस को ध्यान में रखा गया था और सभी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, सभी के लिए एक एक प्रोविजंस को ऐड किया गया। तो हमारे भारत का संविधान क्या हो गया, बड़ा होना ही तय था। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसके लिए, जियोग्राफिकल फैक्टर इसके लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कि बड़ा हो गया। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले कर रहा है वो इसका हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो साथियों 1935 का हमारा कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट आया था। इससे हम लोगों ने चीजों को क्या किया, लगभग चीजों को हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से अडॉप्ट किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर को यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है। जो भारत का संविधान है साथियों, यह सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। अगर हम अमेरिका के संविधान से इसके अपने भारत के संविधान की तुलना करेंगे तो अमेरिका में दो दो संविधान आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक पूरे का पूरा अमेरिका का और एक उनके स्टेट्स का अलग अपना संविधान देखने के लिए मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो अमेरिका के पास 50 स्टेट हैं। कितने टोटल स्टेट हैं साथियों, 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट्स के पास अपना अपना लिखित अलिखित संविधान है। क्या है, सभी के पास अपना अपना संविधान है। सब अपने अपने जितने भी उनके स्टेट हैं सभी अपने अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में किसी भी स्टेट के पास कोई अपना संविधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक संविधान है। और वो किसका संविधान है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान है। भारत के संविधान ही सबसे बड़ा है। इसीलिए कह रहा है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। भाई सेंटर के लिए भी हम अलग से संविधान नहीं बनाए हैं, हम स्टेट के लिए भी अलग से संविधान नहीं बनाए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक संविधान बनाया है जो कि भारत के लिए बनाया है और भारत की जनता के लिए हम लोगों ने संविधान बनाया है। तो भारत का संविधान बड़ा तो होना ही होना है, एक ये भी फैक्टर है। फिर कह रहा है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इतने ज्यादा डिबेट हुए भारत के संविधान सभा में जब संविधान को बनाया जा रहा था कि उसको बल्कि होना ही था। तो ये चार फैक्टर्स आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। पहला फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर यहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहा था। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर यहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहा था। तीसरा जो फैक्टर यहां पे रोल प्ले कर रहा था वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 प्ले कर रहा था। और जो फोर्थ नंबर का जो आपका एक्ट यहां पे रोल प्ले कर रहा था संविधान, वो कौन सा प्ले कर रहा था, तो जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा में बहस हो रहा था वो भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसीलिए जो भारत का संविधान है साथियों इतना बड़ा, इतना लेंथीएस्ट संविधान आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम आगे चलेंगे और आगे भी फीचर्स को हम यहां पर देखेंगे। सेकंड वाले में आप देखेंगे कह रहा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो भारत का संविधान है साथियों इसको हम लोगों ने एक जगह से नहीं इकट्ठा किया है। कहा जाता है जो हमारे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं, वैश्विक लेवल की बात करते हैं, तो विश्व में जिस जिस देश का भी संविधान बना था उस देश के संविधान से जितनी भी अच्छी चीजें थी हम लोगों ने सभी के सभी अच्छी चीजों को क्या कर लिया, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब वेरियस सोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साथियों वो भारत सरकार अधिनियम या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 की हम बात करते हैं, क्योंकि यहां से हम लोगों ने काफी प्रोविजंस को हम लोगों ने अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। किससे, तो ये 1935 एक्ट से।
अब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो इन्होंने अब इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, अब इनके भी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all of the known constitution of the world की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का मतलब आपको बताएं, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, लाइब्रेरी में जहां पे किताबें रखी होती हैं उस लाइब्रेरी में जाते होंगे, अलमारी बनी होती है, अलमारी में पूरी किताबें आपको देखने के लिए मिलता होगा। आप जब जाते हैं, अगर गलती से भी आपसे अलमारी गिर जाती है और पूरी की पूरी किताबें उसमें से गिर जाती है और उसमें से आप किसी किताब को छांट करके निकालते हैं, उसी की बात यहाँ पे बाबा साहब के द्वारा कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब के द्वारा कहा जा रहा है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड थे, इनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि जो सबसे बेस्ट किताबें थी, हम लोगों ने सबसे बेस्ट किताबों को खंगाल करके निकालने का काम किया है और जो भी उसमें के सबसे बेहतर प्रोविजन है, उन्हीं प्रोविजंस को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डालने का भी काम किया है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकलता है। अब आप आगे देखिए, और भी प्रोविजंस को हम यहां पे डील करने वाले हैं। अब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसी चीज को हम यहां पे डील करने वाले हैं, और सिलेंट्स फीचर के अंतर्गत क्या क्या कंसीडर किए जाते हैं, हम उन्हीं चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर थर्ड की हम बात करते हैं तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो भारत का संविधान है, क्या इतना रिजिड है या फिर इतना फ्लेक्सिबल है, क्या दोनों का मिक्सचर है, क्या रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है, या फिर दोनों का मिक्सचर है। अब हम यहां पे प्रोविजंस को देखेंगे और देखने के बाद हमको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जो भारत का संविधान है, इसको दो पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है। एक तो रिजिड में हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है और दूसरा हम लोगों ने फ्लेक्सिबल में। अगर हम रिजिड की बात करते हैं तो किस लिए कहा जा रहा है कि भारत का संविधान हमारा रिजिड है, और फ्लेक्सिबल कहा जा रहा है तो यह भी फैक्टर हमें जानने की आवश्यकता होती है कि किस लिए कहा जा रहा है कि भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है, मींस कि नर्म है या नम्य है। कह रहा है अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्ड अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। अगर हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, उसमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। क्या करने के लिए? अमेंडमेंट करने के लिए। अमेंड करना इतनी टेढ़ी खीर होती है कि अमेंड आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर हमारा भारत का संविधान इतना रिजिड रहता, तो अगर हम ऐसे बता रहे हैं, अगर हमारे भारत का संविधान कठोर रहता तो इतने ज्यादा हमको अमेंडमेंट अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कितने अमेंडमेंट अभी तक देख लिए हैं। तो 75 साल की इस यात्रा में अगर हम देखें कि कितना साल हमारे देश को आजाद हुए हुआ और कितने सालों में इतना ज्यादा हमको अमेंडमेंट, तो टोटल 105 अमेंडमेंट हमको देखने के लिए भारत के संविधान के अंतर्गत मिलता है। यह बता रहा है कि अगर रिजिड होता तो उसमें स्पेशल प्रोविजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ कर रहा है एज फॉर एग्जांपल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड। फॉर द एग्जांपल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। कह रहा है कि जब रिजिड नहीं रहेगा, जब वो फ्लेक्सिबल रहेगा, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में आने और जाने का कोई टाइमिंग नहीं है, पापा आपके बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं कि जब तुम्हारा मन करे घर से जाओ, जब मन करे तब आओ, तुम्हारा आओ सनम जाओ सनम वाला हाल है। तो आप कभी भी घर से आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे प्रोविजन लग गया है कि नहीं 6 बजे शाम होते होते आपको घर में ही दिखना है, तो आप क्या करेंगे? वहां पे रिजिडिटी आपको दिख रही है। और जब कोई भी प्रोविजंस नहीं है, जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ, तो यहां पे आपको क्या दिख रही है? फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है। तो इसी दोनों का मिक्सचर हमारा भारत का संविधान है। हमको रिजिडिटी भी देखने के लिए मिलता है। अब कोई कोई प्रोविजंस ऐसा होता है जिसको अमेंड करने में हालत खराब हो जाती है। अभी हम वो भी चीजें दिखा रहे हैं कि किसको अमेंड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कहां पे लगता है कि हमारे भारत का संविधान रिजिड है, और वो भी प्रोविजंस देखेंगे कहां पर लगता है कि हमारे भारत का संविधान इतना फ्लेक्सिबल भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। साफ साफ दोनों बातें यहां पे बता दिया कि भारत का जो संविधान है साथियों, ना वो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, वो एक बीच का रास्ता निकालने का काम करता है। बट
सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का यहां पे क्या आपको देखने के लिए मिलता है, दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिश्रण आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 368 और सिर्फ आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो यही भाई साहब सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान को ये क्या करते हैं, भारत के संविधान को ये अमेंड करने का काम करते हैं। कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ यही आर्टिकल, यही एक इकलौता आर्टिकल है जो कि जिम्मेदार है और कहता है कि भारत के संविधान को हम क्या करेंगे, हम बदल सकते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्रोवाइडेड फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 टाइप के अमेंडमेंट देखे हैं। अब कौन कौन से 2 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं ये भी आपको देखने की आवश्यकता होती है। देखिए 2 टाइप के अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, पहला ए कह रहा है और दूसरा बी कह रहा है। ए वाले की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको हमको क्या करना होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड करने की आवश्यकता होती है। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या क्या किसको किसको शामिल किया जाता है ये भी आप देखिए। कह रहा है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अर्थात अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, मींस की 2/3 कितना आपको चाहिए, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए किसके, मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेस। हमारे पास कितने हाउसेस हैं साथियों, तो हमारे पास 2 हाउसेस हैं, एक को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और एक को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। मींस की लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं। कह रहा है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी मेंबर वहां पे प्रेजेंट हैं और क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी टेढ़ी खीर हो रही है आपके लिए। ये अमेंड करना मींस कि ये रिजिडिटी को यहां पे शो कर रहा है कि भारत का संविधान क्या है, अपने आप में सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि यहां पे रिजिडिटी को भी शो कर रहा है। इसलिए रिजिडिटी को शो कर रहा है कि यहां पे दोनों चीजों की आवश्यकता आपको पड़ रही है। कह रहा है लोकसभा के भी मेंबर चाहिए, राज्यसभा के भी मेंबर चाहिए, जो भी मेंबर वहां पे प्रेजेंट हैं वो मेंबर्स की वोटिंग भी चाहिए। और कितना होना चाहिए, 2/3 की बात कर रहा है। अब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेस की बात कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत का संविधान रिजिड भी है। तो ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका सिलेंस फीचर हो गया। साथ ही साथ हम दूसरे सिलेंस फीचर की हम बात करते हैं, some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and with the rectification by half of the total states की बात कर रहा है। कर रेक्टिफिकेशन करेंगे हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स की अगर बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों चीजों को, यहां पे रिजिडिटी को भी देख रहे हैं और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटीज को भी देख रहे हैं। कह रहा है at the same time some provisions of the constitution can be amended by a simple majority of the parliament। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी अमेंड कर सकते हैं। कह रहा है इन द मैनर ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नोटेबली दिस अमेंडमेंट डू नॉट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 368। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी के तहत होता है उसको हम लोग आर्टिकल 368 के अंतर्गत कवर नहीं करते हैं। तो ये भी इसका एक क्या हो गया साथियों, ये भी इसका एक सिलेंस फीचर हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो साथियों इसको भी देखिए। कर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरेशन। जैसे 2 गवर्नमेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है। 2 गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक सेंट्रल की गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है और एक स्टेट की गवर्नमेंट मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ही बॉस हैं, नहीं, अगर यूपी की बात करते हैं तो योगी जी भी बैठे हैं। तो आपको 2 सरकार यहां पर देखने के लिए मिल रही है। 2 गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कह रहे डिवीजन ऑफ पावर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट उसके फीचर हैं और ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको अपने एग्जामिनेशन में, अगर आप मेन एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हैं तो मेन एग्जामिनेशन में ये चीजें आपको लिखनी होगी। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस की बात करते हैं, तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। इसीलिए यहां पे मैं फोकस्ड कर रहा हूं और इसीलिए इन चीजों को आपको यहां पे समझाने का काम कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, आपको यहां पे 2 गवर्नमेंट्स देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ सीएम, दूसरी तरफ पीएम, 2 गवर्नमेंट हो गए। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं। अब पावर्स का डिवीजन आप कहेंगे कि कैसे है, तो मैं कहूंगा कि पावर का डिवीजन, एग्जीक्यूटिव का नाम आपने सुना है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों लोगों को क्या दिया गया है,
तीनों लोगों को अलग अलग पावर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है, डीएम साहब उसके अंतर्गत आ जाते हैं, एसपी साहब आ जाते हैं, कमिश्नर साहब आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एग्जीक्यूटिव का काम देखते हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उसमें जज साहब आ जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर चोरी हो गया या फिर कहीं मर्डर हो गया या कहीं कुछ भी ऑफेंस कमिट हो गया तो उसका जजमेंट कौन देगा? एग्जीक्यूटिव तो उसका जजमेंट देगा नहीं। उसका जजमेंट कौन देगा? उसका जजमेंट जज साहब देंगे। तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि जज साहब का अलग काम है, पुलिस, डीएम, दरोगा, एसपी का अलग काम है, और यहां पे पार्लियामेंट बैठता है। पार्लियामेंट का क्या काम है? तो कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। और आप सभी लोगों को पता है कि 3 लॉ हमारे देश में थे, अभी तक थे और हैं भी। एक तो है आईपीसी, जो कि लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा बनाया गया है 1860 में। कब का है? 1860 में ही उन्होंने बना दिया था, जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरे अगर हम लॉ की बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कानून है। और आप लोगों ने देख रहे होंगे कि इन सभी के सभी लॉ को क्या किया जा रहा है? इन सभी के सभी लॉ को अमेंड करने की बात की जा रही है। इन सभी के सभी लॉस को चेंज करने की बात की जा रही है। अब आप कहेंगे कि क्यों चेंज करने की बात की जा रही है? कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये प्रोविजंस पुराने हो गए हैं, ये प्रोविजन ऑब्सोलीट हो गए हैं। इसी के पर्पस से क्या किया जा रहा है? इन प्रोविजंस को हटाया जा रहा है और नया प्रोविजंस लाया जा रहा है। तो ये प्रोविजन नया लाने का काम कौन कर रहा है? क्या जुडिशरी कर रही है? तो बिल्कुल नहीं कर रही है। एग्जीक्यूटिव कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। इसको लाने का और हटाने का काम कौन कर रहा है? तो भारत की संसद कर रही है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि डिवीजन ऑफ पावर यहां पे आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी आपको फीचर यहां पे सिलेंट फीचर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिक फीचर कहिए, सिलेंट फीचर कहिए, वही फीचर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कर रहा है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर भारत का संविधान रहेगा। कोई भी कानून बन जाए लेकिन वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं रहेंगे। किसी भी स्टेज में भारत के संविधान से वो ऊपर नहीं रहेंगे। क्यों ना? 1860 में लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा हमारा इंडियन पिनल कोड बना दिया गया था, लेकिन जो भारत का संविधान है उनसे वो डेरोगेट करके नहीं रह सकते हैं। कौन नहीं रह सकता है? तो आईपीसी। अगर आईपीसी बना है 1860 में बना है और हमारा भारत का संविधान जो कि 1950 में हमको देखने के लिए मिल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आईपीसी कुछ अलग बात कहेगा और हमारा भारत का संविधान अलग बात कहेगा। डेरोगेट नहीं करेगा। जहां जहां डेरोगेट करेगा हमारा आईपीसी मींस कि इंडियन पिनल कोड या कोई भी लॉ की हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पिनल कोड की ही बात नहीं करते हैं, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लॉ की अगर हम बात करते हैं, अगर कहीं से भी किसी के भी राइट्स को कर्टेल कर रहा है या किसी भी तरह से डेरोगेट कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? उस पे आर्टिकल नंबर 13 लगाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 13 क्या होता है? तो मैं आपसे बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 13 में आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलता है। एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का आपने नाम सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबियर का नाम आपने सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबियर का नाम आपने सुना है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का नाम सुना है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का आपने नाम सुना है और जुडिशियल रिव्यू का नाम आपने सुना है। आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत ये 4 चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं और इन्हीं 4 चीजों को लगा करके उस पार्ट्स को क्या किया जा सकता है? उस पार्ट को साइड में किया जा सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आ रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यहां पे क्या कर रहा है? सुपरमेसी होगी। किसकी सुपरमेसी होगी? तो भारत के संविधान की यहां पे सुपरमेसी आपको देखने के लिए मिलेगा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान होगा साथियों वो रिजिडिटी रहेगा, वो रिजिड रहेगा। इतनी आसान नहीं है कि भारत के संविधान में बार बार अमेंड करना। 75 साल में सोचिए 105 बार अमेंडमेंट हुआ है, तो अब आप समझ सकते होंगे कि कितना रिजिड है और कितना फ्लेक्सिबल है। अभी आप लोगों ने उसको देखा भी है। साथ ही साथ कर रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने इमरजेंसी का पीरियड भी देखा होगा और इमरजेंसी के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने तलब कर लिया था किसको? उस समय तत्कालीन लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्होंने तलब कर लिया था। तो आप सोच सकते होंगे कि
जो हमारा जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे वो नेताजी हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो पुलिस के कितना हो बड़े ऑफिसर हो, चाहे वो डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, किसी से भी डरता नहीं है। कौन नहीं डरता है? तो हमारा जुडिशरी सिस्टम। और इसी की बात कर रहा है कि जो जुडिशरी होगा वो कैसा जुडिशरी होगा हमारा? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। तो ये सभी के सभी क्या है साथियों? ये सभी के सभी सैलेंट फीचर, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक फीचर के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी नॉन फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब है भारत एक देश है, भारत जो कि यूनियन में उसकी सरकार है, और एक मजबूती से वो आपको खड़ा हुआ देखने के लिए मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि भारत से कोई स्टेट कहे कि नहीं मैं निकल करके यहां से जा रहा हूं, ऐसा नहीं कह सकता है। ये भारत है और अखंड भारत है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अभी आप लोगों ने उसको भी ऑब्जर्व किया। जो भारत का संविधान है, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संविधान बनाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा संविधान आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि हम स्टेट का अलग सिटीजनशिप देंगे और हम सेंटर का अलग सिटीजनशिप देंगे, यह भी हमको भारत के संविधान के अंतर्गत देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे कर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है, टाइम आने पे उसमें अमेंड भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो टोटल का टोटल रिजिड ही है। साथ ही साथ कर रहा है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अभी आप लोगों ने जुडिशरी की महिमा मेरे मुंह से सुना ही सुना है। कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलता है, इमरजेंसी प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलता है। साथियों ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ही होता है। और ये बनाता कौन है ऑल इंडिया सर्विसेज? तो साथियों ये ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का काम जो होता है ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, जिसमें IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस ये ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और IFS ये तीन ऐसे सर्विस हैं जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और भी हम आगे चलेंगे और भी चीजों को देखेंगे। अब देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें आपको किस किस जगह से आपने एडॉप्ट किया है। अब मैं दूसरा PDF ला रहा हूं और उस PPT के माध्यम से आपको यहां पे चीजों को शो करने वाला हूं कि क्या क्या सोर्सेस हैं भारत के संविधान के। अभी तक तो आप लोगों ने पूरे के पूरे यूनिटरी फीचर्स को आप लोगों ने देखा है, अभी तक तो आप लोगों ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या क्या इसके सोर्सेस हैं। अगर हम भारत के संविधान के सोर्सेस की बात करते हैं तो भारत के संविधान की क्या क्या सोर्सेस हैं। तो जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा था। क्या रिपीट कर रहा था? कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने प्रोविजंस कहां से अडॉप्ट किया है? तो यहीं से हमने सबसे ज्यादा प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है। कहां से? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आप देखिए यहां से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। इमरजेंसी प्रोविजंस को आपने यहां से अडॉप्ट किया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा इमरजेंसी की बात कर रहा है, किस टाइप की इमरजेंसी की बात कर रहा है? वही इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था, उसी इमरजेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये हम लोगों ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। और ये हमारा क्या है? ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये सिलेंट्स फीचर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं। सेकंड कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी हम लोगों ने कहां से लिया है? ये भी हम लोगों ने द गवर्नमेंट ऑफ GOI एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। इसमें क्या कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। और मैंने आपको कल ही बताया था सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये कहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट आपको पार्ट नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिल रहा था। और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में? तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा था। अगर हम
किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन जुडिशरी की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, और ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि अभी मैंने आपके सामने अभी डील किया है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज को कवर किया जाता है। ये भी हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये भी हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ कर ऑफिसर ऑफ गवर्नर्स की अगर हम बात करते हैं, जो राज्यपाल का ऑफिस होगा, जिसको हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 152 के अंतर्गत कंसीडर किया था जब हम पार्ट नंबर 6 को एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस को हम एनालिसिस कर रहे थे। तो वहां पे हमको गवर्नर साहब के बारे में देखने के लिए मिल रहा था। तो ये भी हम लोगों ने 1935 के ही एक्ट से इसको हम लोगों ने ड्रान किया था। साथ ही साथ कर रहा है द फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो फेडरल स्कीम होगा, किसका? जो सरकार होगा उसका फेडरल स्कीम होगा, जो कि अभी आप लोगों ने पीछे देख करके यहां पे आए हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम से आप लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया। हमने ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया था, और ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर द्वारा भी बताया गया था कि संविधान में हम लोगों ने क्या किया था? रैंसैकिंग किया था। रैंसैकिंग का मतलब क्या मैंने बताया था? मैंने यही बताया था कि हम लोगों ने किताबों को झकझोरा था, उसमें से जो अच्छी किताबें हमको मिली थी उसी किताबों को हम लोगों ने क्या किया था? उसी किताबों को हमने अडॉप्ट किया था, और उसके अच्छे अच्छे जो भी प्रोविजन थे सभी प्रोविजंस को हम लोगों ने अपने भारत के संविधान में डाला था। तो वही चीज कह रहा है यूनाइटेड किंगडम से आपने क्या क्या अडॉप्ट किया था? तो कह रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। कहां से? तो ये हम लोगों ने यूके से किया है, यूनाइटेड किंगडम से हमने किया है। साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप की हम बात करते हैं। आपने सिंगल सिटीजनशिप के बारे में भी कल पढ़ा था, और ये कहां पर दे रखा है? तो हम बताएंगे सिंगल सिटीजनशिप आपको साथियों पार्ट नंबर 2 में दे रखा है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये आपने कहां से लिया है? तो ये भी आपने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ आप यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। जब जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तब तब एबी डाइसी साहब हमारे सामने आएंगे। अब आप कहेंगे कि ये एबी डाइसी साहब क्या है? तो ये बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, बहुत बड़े ये समाजशास्त्री हैं एबी डाइसी साहब। अब एबी डाइसी साहब बताते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में कि जो भी चीज होगा हम विधि के शासन को फॉलो करेंगे, अन्यथा हम किसी के भी शासन को नहीं फॉलो करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से अडॉप्ट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हम लोगों ने यूके से ही अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर हम बात करते हैं। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है, किसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो साथियों जो संसद होते हैं और संसद में बैठ करके जो भी बातें वो कह देते हैं, किसी के ऊपर कोई भी कटाक्ष कर देते हैं, यहां तक कि कोई जूता उठा के भी एक संसद दूसरे के ऊपर फेंक देता है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं किया जा सकता है। ये उनको क्या मिला है? ये उनको प्रिविलेजेस मिला है। उनको क्या मिला है? यहां पे प्रिविलेजेस मिला है। उनको 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए डिबार बस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनकी संसदीय सीपी को छीना जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और इसी को हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। जब आप आर्टिकल नंबर 103, 4, 5, 6 ये रेंज जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम लोगों ने यूके से अडॉप्ट किया है। अगर हम रिट्स की बात करते हैं साथियों, जो कि आपको 2 जगह ये रिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप कहां देखने के लिए मिलेंगे? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के रिट्स इशू करने की बात की जाती है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से कर्टेल किया जाता है, किसी भी तरह से वायलेट किया जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए रिट इशू कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये भी हम लोगों ने यूके से ही अडॉप्ट किया है। अब आप यहां पर देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात आती है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है, और ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने यहां से क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहला आप यहां पर देखेंगे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि पार्ट नंबर 3 में आपको प्रोवाइड किया गया है। कहां पर किया गया है मेरे दोस्तों? तो पार्ट नंबर 3 में आपको प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के आप आर्टिकल 35 के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने के लिए मिलता है,
शिक्षा का अधिकार आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आपको जो फोर्स लेबर होता है ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। हर एक चीज देखने के लिए मिलता है आपको कहां पे, तो आपको अपने इस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, जो कि आपने कहां से अडॉप्ट किया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आपने अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ हम यहां पे प्रियम्बल की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके सामने डील कर लिया है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पेश किया गया था उसी को क्या बनाया गया था, उसी को प्रियम्बल बनाया गया था। और प्रियम्बल हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। इसको हम कुंजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, इसको हम कुंजी भी कह सकते हैं प्रियम्बल को। प्रियम्बल में पूरा का पूरा हमारे भारत के संविधान का दर्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। मैंने यहाँ पे 3 चीजों को आपके सामने बनाया था, एक जुडिशरी बनाया था और एक एग्जीक्यूटिव बनाया था और एक लेजिस्लेटिव बनाया था। इन तीनों में पावर्स को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। इनका काम है न्याय को देखना, इनका काम है शासन प्रशासन को देखना और इनका काम है लॉ बनाना। तो आप लोगों ने देख लिया सेपरेशन ऑफ पावर कहां से हमने अडॉप्ट किया है, तो सेपरेशन ऑफ पावर हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने हर एक चीज को अभी पढ़ा है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम की हमारा जो भारत का संविधान है वो किस लिए सबसे ऊपर है। मैंने आईपीसी का एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों से समझाया था। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और मैंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में भी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जब वो लेडी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे तलब किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये क्या है, ये हमारा संविधान बता रहा है, चीख चीख करके कह रहा है कि जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी से डरने वाली नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जुडिशियल रिव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आपको जुडिशियल रिव्यू देखने के लिए मिल रहा है कि लॉ तो बना दिया है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उसका रिव्यू कौन करेगा, तो रिव्यू हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि उनका रिव्यू करेगा। साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमको देखने के लिए भारत के संविधान के ही अंतर्गत मिलता है, जिसको कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी थे तो वो बन गए राजा, वो बन गए राजा, जो कि हमको इंग्लैंड में देखने के लिए महाराजा का शासन, महारानी का शासन देखने के लिए मिलता है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, और उसी इलेक्शन की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ कर रहा है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स प्रोसीजर की बात कर रहा है। इनका इंपीचमेंट भी किया जा सकता है, इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए प्रोसीजर आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा बाय द लॉ। अगर लॉ साबित आप कर दे रहे हैं तब आप इनका क्या कर सकते हैं, इंपीचमेंट भी कर सकते हैं। कर रहा है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि ये भी हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है, ये भी हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसीज की बात करते हैं तो ये भी साथियों हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही अडॉप्ट किया है। अभी आप लोगों ने इमरजेंसीज के प्रोविजंस को देखा है। अब आप देखिए कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। अगर हम साथियों कनाडा की बात करते हैं तो यहां से फेडरलिज्म विथ स्ट्रांग सेंटर के बारे में हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा सेंटर होगा वो स्ट्रांग रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर हमारा कमजोर रहेगा। जो सेंटर हमारा यहाँ पे रहेगा, जो कि कनाडा से हम लोगों ने लिया है, ये कह रहा है कि हमारा जो देश का संविधान है ये कहता है कि सेंटर हमारा कभी भी मजबूत रहेगा। साथ ही साथ कह रहा है सेंटर अपॉइंटमेंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। भाई गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो सेंटर ही हमारा केंद्र ही करता है। और वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन्हीं के बिहाफ पे काम ये करते हैं। कह रहे हैं रेसिडेंस पावर, रेजिड्यूरी पावर कहिए या रेसिडेंस पावर वेस्टेड इन द सेंटर। जो बचे हुए शक्तियां होती हैं वो किनके पास रहती हैं साथियों, तो वो हमारे संसद के पास यानी कि केंद्र सरकार के पास ये सारी शक्तियां रहती हैं। साथ ही साथ कर रहा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज से
माननीय राष्ट्रपति साहब ने क्या मांगा है? सलाह मांगा है। तो क्या ये सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंड है कि उनको सलाह देगा ही देगा? जी बिल्कुल नहीं बाउंड है। अगर लग रहा है उसको कि इस मुद्दे पे हमको सलाह नहीं देना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा था, जो जहां पे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह मांगा गया था। उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा गया था आप इसको लेकर के सलाह दीजिए। उन्होंने सलाह देने से साफ मना कर दिया, कह दिए कि नहीं मैं सलाह नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने सलाह मांगा है तो हमारे सीजेआई को, मींस की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाह देने की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको सलाह देना ही है। तो ये हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आपने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आपने कंकरेंट लिस्ट को लिया है। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि 3 लिस्ट हमारे पास हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंकरेंट लिस्ट हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया। और ये सभी के सभी आपके लिए फीचर हैं, जो चीजें मैं आपके सामने यहां पे बता रहा हूं। साथ ही साथ कर रहा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की बात करते हैं। जो पावर होता है इसका हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइडेशन किया है, कुछ सेंटर के बीच में, कुछ स्टेट के बीच में। इसीलिए दोनों के साथ साथ क्या चल रहा है? कोलैबोरेशन के साथ हमारा देश चल रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहा है कि क्या फ्रीडम होना चाहिए ट्रेड का और कॉमर्स का। ये चीजें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ कर रहा है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिसको कौन सा आर्टिकल में आपको ये डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। और आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत ये चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। ये ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? ज्वाइंट सीटिंग को कौन वहां पे अध्यक्षता करता है? तो वहां पे लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता वहां पे करते हैं। और ये प्रोविजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आयरलैंड के संविधान से आप लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक आप लोगों ने देखा था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहा है। और ये हम लोगों ने अडॉप्ट कहां से किया है? तो आयरलैंड से हमने किया है। आयरलैंड से और क्या हमने अडॉप्ट किया है? तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो नॉमिनेशन हम लोग करते हैं मेंबर्स का राज्यसभा में, इसका भी हम लोगों ने प्रोविजंस कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये आयरलैंड से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं कि किस तरह से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। आप स्वयं हम जाकर के प्रेसिडेंट को इलेक्शन वोट थोड़े नहीं देते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन का, उनके इलेक्शन का एक अलग मेथड होता है। तो उस मेथड को हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो उस मेथड को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। जर्मनी से आपने क्या क्या अडॉप्ट किया है? तो कह रहा है प्रेसिडेंट पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के टाइम में जो पावर चली जाएगी किसके पास चली जाएगी? उस समय तो सरकार हमारी समाप्त हो जाएगी, सरकार हमारी खत्म हो जाएगी। जब सरकार हमारी समाप्त हो जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, तो पावर कहीं ना कहीं रहेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है पावर पूरा समाप्त हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इमरजेंसी लग गया है तो नहीं। उस समय सारा का सारा पावर किसके पास चला जाएगा? इन्हीं के पास चला जाएगा। किनके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। कह रहा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने क्या किया जा सकता है? इमरजेंसी में भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये चीज हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? तो ये चीजें हम लोगों ने जर्मनी से अडॉप्ट किया है। कह रहा है सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, तो यहां से हम लोगों ने क्या लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं, जो कि आप लोगों ने कहां देखा था? 4 क कहिए या कैपिटल ए के नाम से कहिए, पार्ट। ये क्या है साथियों? तो ये जो हमारा है ये पार्ट है। और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 51 कैपिटल ए की बात करते हैं, ये क्या है? ये आर्टिकल है। और इसी में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कह रहा है द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस की बात करते हैं, तो ये कहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है? सामाजिक, आर्थिक और जो हमारा जस्टिस होता है, ये चीज हम लोगों ने कहां से लिया है? तो ये
USSR से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ आप देखिए साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया है, तो साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा को आपने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। साथ ही साथ प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डील कर रखा था कि आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। उसी अमेंडमेंट की बात करते हैं और ये हम लोगों ने कहां लिया है, तो ये साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। अगर आप कहेंगे कि जापान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हम लोगों ने लिया है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत। साथ ही साथ आप कहेंगे कि फ्रांस से भी कुछ हमने लिया है, तो हां, हम लोगों ने फ्रांस से भी लिया है, जिसमें से रिपब्लिकन सिस्टम को हम लोगों ने लिया है फ्रांस से, और साथ ही साथ आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी हम लोगों ने फ्रांस के ही संविधान से अडॉप्ट किया है। तो जो भी प्रोविजंस हो सकते थे साथियों इससे रिलेटेड, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सैलेंट फीचर से रिलेटेड, उन सभी फीचर्स को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का, आपको समझाने का काम किया इस 20 मिनट या आधे घंटे के क्लास में। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर उनका साइलेंस फीचर पे कॉन्सेप्ट अगर हिला डुला है तो ये उनके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में हेल्प करेगा। तो साथियों ये वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आएंगे। फिर धन्यवाद।